नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। और आज हम आपके सामने संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि आखिरकार ये किस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल की गई और किस तरीके से इसे संविधान में जो है वो जगह मिली। सबसे पहले इस भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसका आप दर्शन कर लीजिए कि इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके सामने उपस्थित होगी। इसमें हम देखते हैं कि भारत के लोग जो शब्द है, ये जो पहला जो शब्द इसमें आता है ये भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसमें ये बहुत बार पूछा गया है कि हम भारत, यहाँ पे आएगा हम भारत के लोग, हम ये बड़ा बड़ा से लिखा है हम भारत के लोग। काफ़ी जगह पे ये पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग जो शब्द हैं ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि इसे अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल इस शब्द को किया गया है। चलिए यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि आखिरकार इस प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से भारतीय संविधान में ये भारतीय प्रस्तावना को शामिल किया गया और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसे नकारा, लेकिन बाद में इसी संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया, हिस्सा मान लिया गया और एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ये आज भी भारतीय संविधान के साथ में जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं इसकी कि सबसे पहले कि पंडित नेहरू जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। पहले इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब किया था। 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 1946 को इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ये क्यों प्रस्तुत की गई? भारतीय संविधान ने बहुत सारी छोटी छोटी समितियां बना रखी थी, बड़ी बड़ी समितियां बना रखी थी। इसमें ये दुविधा में थी। इसमें सबसे बड़ी जो समिति एक तरीके से देखी जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति में वो ये एडजस्टमेंट करने पे लगे हुए थे कि संविधान में कौन सा पहले भाग रखा जाए, अनुसूची किस हिसाब से रखी जाए, भाग 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, 4 पर क्या होगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के साथ में मिलके भाग 1 पर आपके राज्यों के बारे में और देश के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में उन्होंने भाग 2 में नागरिकता के बारे में और तीसरे में मौलिक अधिकार और 4 में नैतिक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की। तो इसी क्रम में ये सवाल उठ रहा था कि सबसे पहले आखिरकार संविधान की शुरुआत हम पहले करें तो करें किससे। तो यहाँ पर 13 दिसंबर, क्यों 13 दिसंबर? देखिए, संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन के बाद में, यानी कि 2 दिन के बाद में बोले तो 13 दिसंबर 13 दिसंबर को तेरह दिसंबर 1946 को इन्होंने, पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को, यानी कि इसे
उद्देशिका या उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में इसको प्रस्तुत किया और इसको 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थी उसने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये पहला तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। ये बात है कि अगर आपके बारे आपको से पूछे कोई कि भाई भारतीय संविधान में प्रस्तावना पहले पृष्ठ पर है तो किसने इसका प्रस्ताव दिया था, तो आप कहेंगे पंडित नेहरू ने। कब दिया था, तो आपके सामने डिटेल है। कब इसे स्वीकार किया गया, तो ये भी आपके सामने ये उपस्थित है। इससे जुड़ा हुआ तथ्य अगली जानकारी लेते हैं कि भारतीय संविधान में इसको कई बार इसको नकारा गया, मतलब संविधान में नहीं लेकिन संविधान को जो चलाने वाले लोग थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी विधिवेत्ता यानी कि जो वकील हैं, जो वकालत कर रहे हैं, ये लोग कभी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये प्रस्तावना को रखा क्यों गया है, इसका क्या औचित्य है और इसका क्या कारण है कि किसकी वजह से इसे प्रेमबिल को हम इसमें संविधान के साथ में रोजाना इसका सबसे पहले पेज पर दर्शन करते हैं। तो इसमें एक मामला उठाया, उनका नाम, उस मामले का नाम था गोपालन वाद। और गोपालन वाद जो आया था 1950 में आया, 1950 में ही 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया और उसी वक्त में गोपालन वाद उसमें आया 1950 में। तो इसको पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या रहा। गोपालन वाद आपको बिल्कुल इसी क्रम से याद करना है। गोपालन वाद 1950 में आया, रिट आई, बाद आया, मुकदमा आया, इस तरीके से आप इन शब्दों को देख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन भी नहीं होगा, क्योंकि जब अंग ही नहीं है तो संशोधन भी संभव नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार से शक्ति का स्रोत है। इस बात से संविधान में जो प्रस्तावना थी उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया इस पहले वाद में, जिसका नाम था गोपालन वाद। कुछ समय के बाद में एक और मामला आया, उसे हम कहते हैं बेरुबारी मामला, बेरुबारी संघ का मामला। हालांकि बेरुबारी संघ क्या था, इसको हम इतिहास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ में जब बेरुबारी संघ का मामला सामने आया था। बेरुबारी मामला यह आया था 1960 में। इसमें क्या था, इसमें साहब ये कह दिया कि देखिए कि जैसे इन्होंने पहले में ये कह दिया कि अंग नहीं, तो यहाँ पे एक तरीके से वो ब्लंडर मिस्टेक कर गए, इस पहलू को भूल गए कि जैसे कि अगर हम किसी किताब को देखते हैं तो उसमें एक मलट भी होता है, तो उसमें एक मलट में कि हम देखते हैं कि उसका वो हिस्सा ही होता है, लेकिन साहब इन्होंने साहब कह दिया साफ साफ कि संविधान का हिस्सा ही नहीं है, अंग ही नहीं है। तो इस बात के लिए उन पर ये मामला चला और उस मामले में उन्होंने देखा और ये सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया कि नहीं नहीं, हिस्सा तो है, संविधान में भाई शामिल है। जिस तरीके से संविधान सभा ने और भी अनुच्छेदों को, भागों को, अनुसूचियों को, संविधान के बहुत सारे हिस्सों को इसमें शामिल किया है, वैसे ही संविधान की प्रस्तावना का भी प्रस्ताव आया था और संविधान सभा ने उसी नियमों के आधार पर ही इस प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने की कोशिश की थी और उन्होंने किया भी इसको, और बाकायदा इस पर हस्ताक्षर भी हुए और बाकायदा इस पर डिस्कशन भी हुआ था कि आखिरकार इसे हम क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि ये मान लिया कि हाँ भाई ये हिस्सा तो है, पर ये मार्गदर्शन के सिद्धांत पर ये संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा इन्होंने, मार्गदर्शन के सिद्धांत पर संविधान का
अंग नहीं। यानी कि संविधान की किताब से जुड़ी हुई तो है, पर किसी भी तरीके से हम इसमें कोई भी बात ऐसी लेके इसे फॉलो नहीं कर सकते। इसमें क्या था कि ये कह रहे थे कि जब संविधान के मूल उपबंध कोई भी अस्पष्ट होंगे, संविधान का कोई भी मूल उपबंध यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा पहलू, कोई अधिनियम, कोई ऐसा अस्पष्ट होगा कि भाई उसे किस रास्ते पर जाना है, उसे किसका साथ देना है, तो वो क्या करेगा, वो प्रस्तावना का मुंह देखेगा। यानी कि उसे शुरुआत में प्रस्तावना के दर्शन करना पड़ेंगे और प्रस्तावना से ये डिसीजन निकलेगा कि हमें किस तरफ जाना है। यानी दो रास्ते पर खड़ा है और दो रास्तों में से उसे सही रास्ता चुनने के लिए किसको देखना पड़ेगा, प्रस्तावना को देखना पड़ेगा। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये मार्गदर्शन, यानी मार्गदर्शन ये करती नहीं है। उसके बाद में अगला मामला आता है, उसे हम कहते हैं गोलकनाथ मामला 1967 का। गोलकनाथ मामला 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में खूब बहस हुई और इन्होंने ये कह दिया कि देखिए कि ये संविधान का जो निर्माता है, जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी ये मन की कुंजी है। अब जाहिर सी बात है कि ये कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कि ये खत पढ़ ले या उसकी लिखी हुई डायरी पढ़ ले तो उसके विचार उसे पता चल जाते हैं। तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा साहब ये जो संविधान के निर्माता है, ये निर्माताओं की मन की कुंजी है। यानी कि निर्माताओं ने जब संविधान को लिख रहे थे, बना रहे थे, तो वो क्या सोच के, क्या उनके दिमाग में मेंटालिटी थी, कैसे करके उनके कौन से विचार दिमाग में कौंध रहे थे, उन विचारों के आधार पर वो नजरिया रखते हुए उन्होंने उन नियमों को उसमें बनाया है, संविधान में लिखवाया है या लिखा है। तो ये कितनी बढ़िया बात है। तो इन्होंने यहाँ कहा, गोलकनाथ बात में कहा कि संविधान के निर्माताओं की, संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है, मन की कुंजी है। तो इसके साबित हो गया कि संविधान का अंग है क्योंकि मन की कुंजी है। उसके बाद में इसमें केशवानंद भारती नामक एक वाद आया। केशवानंद भारती वाद, यह आया था 1973 में, यानी कि 1973 में केशवानंद भारती वाद आया। और ये पड़ा था उस वक्त में केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य के खिलाफ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विचित्र फैसला दिया। पिछले सारे फैसलों को इन्होंने लगभग खारिज कर दिया और कहा कि ये भाई बहुत बड़ी गलती हुई, ये तो हमसे ब्लंडर मिस्टेक हुई, हमने इस पहलुओं को ध्यान ही में नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केशवानंद भारती वाद। इसमें कहा कि ये संविधान का अंग है, प्रस्तावना को कहा ये संविधान का अंग है और ये शक्ति का स्रोत भी है, ये शक्ति का स्रोत भी है। इन्होंने कहा कि ये मार्गदर्शिका भी है, मार्गदर्शिका भी है। और तो और इसमें संशोधन भी हो सकता है 368 से, क्योंकि हम जानते हैं संविधान में जब कभी संशोधन करना होता है तो संसद, पार्लियामेंट्री के पास में ये जो पावर है वो 368 से मिलती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि केशवानंद भारती वाद में 1973 में कि वो मूल ढांचे से बिना छेड़छाड़ किए 368 के माध्यम से वो संशोधन किया जा सकता है, यानी कि उसमें फेरबदल किया जा सकता है, चीजें उसमें जोड़ी जा सकती हैं, यानी घटाई नहीं जा सकती है, जोड़ी जा सकती है, वो भी ऐसे जिसके मूल ढांचे में, उसकी मूल आत्मा में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। इसके बाद में, इसके तुरंत बाद, थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा देता हूं,
इसके तुरंत बाद ही भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, उसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 1973 में ये जो है वो केशवानंद भारती बाद आया और इसमें ये कह दिया गया कि 368 के माध्यम से इसमें संशोधन पॉसिबल है, पर इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तभी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। सबसे पहली बात तो जो ऊपर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान कब हुआ। उसके बाद में इसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला शब्द था इसका समाजवाद, समाजवादी। दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसको हम क्या कहते हैं कि कहीं कहीं पर आपको इसमें समाजवादी ना दिखे, इसमें समाजवाद भी दिख जाएगा। चीज वही है। अभी हम इस पे शब्द पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कि आखिरकार समाजवाद या समाजवादी में अंतर क्या है। पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द है अखंडता, अखंडता। तो इन 3 शब्दों को आप लोग बहुत ही कंठस्थ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही दिल से इसे अपने जो है आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब इसमें हम थोड़ी सी व्याख्या करते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए कि जब 42वां संविधान संशोधन हो रहा था तो उस वक्त में भारत में जो सरकार थी वो किसकी थी, ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा कि किन किन कंडीशनों के पर ये जो कि कैसे देश के हालात थे कि जिस वक्त में ये भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया जा रहा था। तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और इंदिरा गांधी ने जो है वो 1975 में इसमें इमरजेंसी लागू कर रखी थी और इमरजेंसी की डेट जो है वो 25 जून से लेके 21 मार्च तक 1977 तक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी ने जो है वो इस वक्त में आपातकाल घोषित कर रखा था, आपातकाल। और यहाँ पर आपातकाल का जो ड्यूरेशन है वो 25 जून 1975 से लेके 1977 तक, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 के तक ये जो है वो आपातकाल की स्थिति थी। और जब आपातकाल की स्थिति थी तो देखिए उसी समय में आपातकाल की स्थिति में ही ये संविधान का संशोधन मुमकिन हो पाया था और ये हुआ था। तो ये भी बात आपको राइट डाउन कर लेनी है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं हेतु कभी भी पूछा जा सकता है। आपातकाल से भी जुड़ा पूछा जा सकता है और या ये भी पूछ सकते हैं ऐसे घुमा के एग्जामिनर के भाई क्या जिस वक्त में 1976 में ये संविधान संशोधन हो रहा था तो उसमें देश की सरकार क्या थी और देश के हालात क्या थे, क्या नॉर्मली सरकार चल रही थी या आपातकाल था। ठीक है, इससे आगे और बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, यहीं पे समझाने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि समाजवाद के 2 रूप हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि समाजवाद के किस तरह की भारतीय संविधान के निर्माता जो समाजवाद की बात कर रहे थे। तो समाजवाद में और साम्यवाद में फर्क है। समाजवाद का मतलब ये नहीं कि केवल कम्युनिस्ट की ही भाषा को बोला जाए कि जो कम्युनिस्टवादी है वही समाजवादी है। तो यहाँ पर समाजवाद का अर्थ ये नहीं है।
समाज के हितकर की तो बात हो रही है, समाज के हितों की तो बात हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि कम्युनिस्ट वाली जो सोच है, जो समाजवाद है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। भारतीय विचारकों ने, भारतीय निर्माताओं ने ये नहीं कहा है कि आप जो है वो कम्युनिस्टवादी की विचारधारा को लागू कर दीजिए ना। साम्यवाद नहीं चाहिए इनको चाहिए था समाजवाद। समाजवाद क्या था कि देखा जाए कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद, इन दोनों के इन दोनों की विचारधाराओं का, इन दोनों का जो समाजवाद है, इनके समाजवाद को ही भारतीय संविधान में मौका दिया गया है, इसमें जोड़ा गया है। गांधीवादी समाजवाद और कार्ल मार्क्स का समाजवाद, इनका मिला जुला रूप ही भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा समाजवाद का जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, तो आप सीधा सीधा आंख मीच कर कह दीजिएगा कि समाजवाद का सीधा सीधा झुकाव गांधीवाद की तरफ है। गांधीवादी जो समाजवाद है उसकी तरफ ही सबसे ज्यादा झुकाव है, इसलिए भारतीय संविधान में इस समाजवाद को परिभाषित किया गया है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि भारत कोई अधार्मिक देश नहीं है, ना ही धर्म का विरोधी है। भारत धार्मिक देश भी नहीं है, अधार्मिक भी नहीं है, अधार्मिक भी नहीं है। अधार्मिक यानी किसी प्रकार से ये अपने आप में, यानी कि देश जो है उस देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। अगर उसका कोई राष्ट्रीय धर्म होगा तो उसकी नेशनैलिटी है, उसकी राष्ट्रीयता है, अपने राष्ट्र के प्रति अपने राष्ट्र का ही धर्म उसके पास में होगा, बल्कि ना कि कोई वो स्पेशल किसी धर्म की सिफारिश करेगा और न ही किसी स्पेशल धर्म को वो फॉलो करेगा, न मानेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अनेकों धर्म रहते हैं, अनेकवाद है, यहाँ पर भारत में अनेकवाद है, और अनेकवाद में ही एकवाद रखा गया है। कहा अनेकता में ही एकता है, अनेकता में ही एकता है। तो इसी की विचारधारा को उसने रखा कि देखिए कि भारत में कोई भी धर्म है वो अपने फलीभूत हो सकता है, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। हिंदू है तो वो हिंदू बनकर रह सकता है, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म की अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी प्रैक्टिस से मतलब है अपने धर्म को, नियमों को फॉलो कर सकता है, मान सकता है, नमाज पढ़ सकता है, पूजा कर सकता है, टोपी लगा सकता है, तिलक लगा सकता है। इसी तरीके से जैनी है, बौद्धि है, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, चकराली है, नसारी है, कोई भी व्यक्ति अपने देश में इस देश में, भारत में अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। लेकिन देश का जो है कोई भी स्पेशल एक धर्म नहीं होगा, यानी कि जो हमारा देश है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। देश का धर्म नहीं है, देश का धर्म यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का धर्म नहीं होगा। इस बात से ये हमें समझ में आता है कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो उसके एक राष्ट्र का धर्म, उसका नाम है इस्लाम, इस्लाम धर्म को वो मानता है, यानी कि कुल मिला के वो एक रिलीजियस कंट्री है और वो इस्लामिक कंट्री घोषित की गई है। जैसे गल्फ कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्रियों में ये कहा गया कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, यानी कि जहाँ जो उनका जो धर्म चल रहा है उस धर्म को वो मानती हैं, उनका वो एक तरीके से राष्ट्र का धर्म ही माना जाता है कि उनका राष्ट्र पूरा फॉलो करेगा। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमारा कोई धर्म नहीं है तो हम अधार्मिक नहीं है, हम धार्मिक हैं लेकिन आपके प्रति नहीं है, आपके धर्म विरोधी नहीं है। इसमें एक बात और भी है, इसने कहा कि हमारा जो धर्म है, जो राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र का धर्म होगा, राष्ट्रवादी धर्म होगा। राष्ट्र का धर्म कैसा होगा, राष्ट्रवादी धर्म होगा। और उस राष्ट्रवादी धर्म में हमारा त्योहार भी होगा, क्योंकि हर धर्म में त्योहार होते हैं। मुसलमानों में देखिए ईद है, हिंदुओं में देखिए दीपावली है, बुद्धों में देखिए कुछ और धर्म चल रहा है। यहाँ पर भी इसने जो है वो दो धर्मों की व्याख्या की है
क्या धर्मों की व्याख्या की है कि पहला इसने कहा कि हमारा पहला त्योहार, इस धर्म राष्ट्रवादी धर्म का हमारा जो त्योहार होगा, राष्ट्रवादी त्योहार जिसे कहेंगे, वो पहला है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और दूसरा है 15 अगस्त, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ये 2 जो त्योहार हैं वो हम सेलिब्रेट करेंगे राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में। इसमें आता है अखंडता। अखंडता बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जैसी कोटेशन यहाँ पर है, ये कहा गया है कि भाई भाई भाईचारा के साथ में रहेगा। किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लिंग, किसी भी कलर के या किसी भी जन्म स्थान के नाम पर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी को हम अखंडता कहते हैं। अगला देखिए, इन 3 शब्दों के व्याख्या के बाद में हम देखते हैं उद्देशिका की शब्दावली। उद्देशिका की यानी उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना। प्रस्तावना की शब्दावली में हम देखते हैं कि उद्देशिका की शब्दावली में हम देखते हैं कि पहला शब्द है इसका संप्रभुता, संपन्न। संपन्न तो लिख दिया गया है, संप्रभुता इसका पहला शब्द है। इसका मतलब होता है कि भारत जो है, जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, तो उस वक्त में अंग्रेजों ने, उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद में बेबल योजना आई थी। तो बेबल योजना में उन्होंने एक दिया था मौका कि कहा था कि आप देश में रहिए और देश की सत्ता चलाइए, पर अंग्रेजों के अधीन रह के चलाइए। यहाँ पर वायसराय रहेगा और बाकी आप लोग जो है वो अपनी सत्ता आंतरिक सरकार बना लीजिए और काम करते रहिए। दूसरा मौका उसने ये दिया था कि कहा था कि भाई ठीक है, आप चाहे तो हमसे अलग होकर भी काम कर सकते हैं, देश को आज़ाद करके अपना काम चला सकते हैं, अपनी सरकार को क्रियान्वित कर सकते हैं। पर यहाँ पर भारत ये कहता था, जब देश आज़ाद हो गया तो भारत ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि हम किसी के अधीन हैं। कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने कार्य अपने आप से करेंगे, हम अपने फैसले अपने आप से करेंगे, हम अपनी ज़मीन किसी को दें, किसी का अधिग्रहण करें, ले लें ज़मीन। आपने देखा होगा सीमा समझौता वगैरह हुआ है पश्चिम बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ में, तो हमने कुछ सीमा दी है, उनसे कुछ सीमा ली भी है। बेरूबारी मामला है, उसमें भी हमने पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिया है और कुछ चीज़ें हमने कहीं ना कहीं से हासिल की हैं, चाहे चीन के साथ में, उसके साथ में भी। तो ये पता चल रहा है कि जो सेल्फ डिपेंड है, जो संप्रभु है, जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है, वही देश संप्रभु देश कहलाता है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ यही है, तो आप इसको फोकस कर लीजिए। समाजवाद, जैसे कि हम समझा चुके हैं अभी कि समाजवाद सोशलिज्म है। सोशलिज्म का मतलब यही है कि समाजवाद जो है वो सबके हित की बात करता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के हित की बात करता है। क्योंकि समाजवाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक तरीके से नज़रिया ये भी आ जाता है कि देश ऐसा तो नहीं कि पूंजीवादी है, ऐसा भी तो नहीं कि उदारवादी है, ऐसा भी नहीं है कि वो मिश्रित है। यानी कि किसी भी एक पक्ष की तरफ ये इशारा समाजवाद का नहीं करता है। ना तो पूंजीवादियों का समर्थन पूरी तरीके से है, ना ही साम्यवादियों का समर्थन पूरी तरीके से है, और ना ही मिश्रित व्यवस्था पर पूरी तरीके से समर्थन है। सब कुछ मामला बराबरी पर है, संतुलित है और अच्छे से है। इसी को ही हम बेहतरीन और अच्छा समाजवाद कहते हैं। पंथ निरपेक्ष हम समझ चुके हैं कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बाकी किसी को धर्म मानने से रोकेंगे नहीं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है जहां पे राजा का बेटा राजा ना बने, वो लोकतंत्र, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र की परिभाषा इस रूप में भी देख सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया शासक ही जनता पर शासन करता है। जनता के द्वारा चुना गया शासक ही जनता पर शासन करता है, वही लोकतंत्र की खूबसूरती कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। कैसे? लोकतंत्र के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है प्रत्यक्ष, लोकतंत्र एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां पर प्रत्यक्ष व्यवस्था होती है वहां पर लोग जो हैं वो सामने से अपने आप से प्रत्यक्ष रहकर कानूनी व्यवस्थाएं संभालते हैं, विधिक कार्य करते हैं, विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करते हैं। ये वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, इन जगहों पर छोटी जनसंख्या है, छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी सी जनसंख्याएं हैं। तो जब कभी कोई कानून पारित करते हैं, कोई
विधायिका कोई कानून विधि लेके आती है तो वो जनता को सामने बिठाती है, उनकी समर्थन लेती है, पूछती है कि भाई बताइए क्या ये कानून हम आपके लिए लाएं, तो जनता हाथ उठाती है, एग्री होती है। तो यहाँ पर वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण देते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में ये देखा गया है कि जब जनता किसी अपने लोक प्रतिनिधि कौन होंगे, एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी होंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें एक शब्द और भी जोड़ लेते हैं, हम देखते हैं ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम पंचायतें जब जोड़ी गई थी तो हम देखते हैं कि 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। 92-93 के तहत में ग्राम पंचायतें भी जोड़ी गई थी अनुच्छेद 243 के तहत में। तो ये जो जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमने जनता के प्रतिनिधियों को ये पावर दे रखी है कि वो आगे वाला भी कोई प्रतिनिधि चुने तो वो चुनते हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, वो राष्ट्रपति चुन सकते हैं, वो लोकसभा का लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनते हैं। तो वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा होता है, चुने हुए लोगों के द्वारा ही होता है। तो शासन की व्यवस्था जनता नहीं चलाती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए लोग जब प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं तो ऐसे लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें गणराज्य को थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन हम छोटा सा रिपब्लिक के रूप में अंग्रेजी में इसको देख सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को, तो हम इसे दो रूपों में देख सकते हैं कि कहा गया कि भाई जिस देश के पास में लिखित संविधान होता है और लिखित संविधान के रूप में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होती है तो वो देश गणराज्य बन जाता है। पहली बात तो ये है, अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उसका शाब्दिक मार्मिक अर्थ है। अगली बात यह है कि इसमें कहा गया कि गणराज्य वो है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। गणराज्य वो है कि जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, कोई भी विशेषाधिकार किसी भी विशेष वर्ग को नहीं दिया होता है। फिर से समझिए कि इन्होंने कहा कि गणराज्य शब्द की हम व्याख्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जनता सर्वोच्च है और हम किसी भी व्यक्ति को, विशेष वर्ग को किसी प्रकार के हम विशेष दर्जा नहीं देते हैं, वो देश हमारा गणराज्य कहलाता है। अगली बात ये कह रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक पद है, उस सार्वजनिक पद पर किसी भी भेदभाव, काला गोरा के रूप को, अमीर गरीब के रूप को हटाकर हम उस पद को नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के खुला हुआ रखते हैं। तो ये तीन बातें आपके समझ में आई। गणराज्य शब्द को समझने के लिए मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ कि आखिरकार गणराज्य शब्द क्या है। ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं इसको कि पहले तो ये कह रहा है कि जहां पर जनता सर्वोच्च है वो गणराज्य है। हाँ, ये बात सच है, जनता सर्वोच्च ही होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया एमएलए हो चाहे कुछ भी हो, इसके बाद में फिर लौट के वो जनता के पास ही आता है। शासन तो जनता पे करता ही है, लेकिन आखिरकार 5 साल के बाद में जनता के पास में ही आता है, और फिर जनता इसे चाहे इसे रखना चाहे दूसरे को चाहे दूसरे को रख ले, इसके पास में बदलने की शक्ति है। तो कुल मिला के गणराज्य शब्द का सही अर्थ हमें मिल गया कि जहां पर जनता ही सर्वोच्च होती है, पहला शब्द। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति को, किसी भी विशेष या वर्ग व्यक्ति को यहाँ पर विशेष दर्जा नहीं दिया गया है या विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हम इसे जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो लिखा है हम वही मानेंगे और वही सुनेंगे, वो हम लिख के भी आएंगे, वो टिक भी करके आएंगे अगर ऐसा सवाल आता है। और इसके उलट तो आपको पता ही है कि इसके कटाक्ष में कुछ और चीज़ें भी हैं, उस पर भी अभी देखेंगे
ये कह रहे हैं कि जनता किसी भी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष वर्ग को कोई भी विशेष पावर नहीं है। बिल्कुल बात तो सही है। ये कह रहे हैं किसी भी विशेष वर्ग को और कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कटाक्ष देखना चाहें, किसी विशेष वर्ग को अगर कोई विशेषाधिकार नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर 90% वाले का सिलेक्शन क्यों हो जाता है, नहीं होता है, 70% वाले का सिलेक्शन क्यों हो जाता है? ये इसका कटाक्ष है। हालांकि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि संविधान में बाकायदा कायदे से दे रखा है कि हम आरक्षण देंगे। तो ये जो आरक्षण की जब कभी बात आती है तो इससे इसे मत जोड़ना, क्योंकि संविधान में साफ साफ तो कह रखा है कि हम गणराज्य हैं। हम कैसे हैं? गणराज्य हैं। अगर आरक्षित की ये सारी बातें इस पर कटाक्ष करेंगे तो गणराज्य शब्द का महत्व खो जाएगा। यहाँ पर अगली बात हम देखते हैं कि इसमें अगला शब्द था हमारा सामाजिक, क्योंकि हम देखते हैं संविधान में प्रस्तावना में एक शब्द है, यहाँ पर आएगा कि सामाजिक आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस लाइन को आपको फोकस करना है, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहां से ली गई है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, हम भारत के लोग, ये लिखा है हम भारत के लोग कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द जो है वो रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति 1917 में ये शब्द वहां से लिए गए हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, ये शब्द वहां से लिए गए हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित शब्द। अगली बात यह आती है कि इस प्रस्तावना को कई लोगों ने नकारा, लेकिन बाद में से कहीं ना कहीं इसे अपना स्थान मिल ही गया, इसे अपना हक मिल गया। तो जब हक मिला तो कुछ लोगों ने इसे जो है वो विशेष संबोधन करके पुकारा, इसे विशेष संबोधन दिया। कैसे दिया? तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ना कि संविधान की आत्मा क्या थी, कौन किसने कहा था? तो ऐसी प्रस्तावना के बारे में है कि प्रस्तावना को कौन से आदमी ने किन किन संबोधन से, किन किन शब्दों से संबोधित किया है। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं भार्गव दास को। भार्गव दास, सबसे पहले हम देखते हैं भार्गव दास को। भार्गव दास जी ने प्रस्तावना को, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, भार्गव दास जी ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा, संविधान की आत्मा। मतलब चाहे तो ऐसे कह लीजिए आत्मा का है, चाहे कह लीजिए संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, वरना आत्मा तो पता भी नहीं चलेगी कि किसी आत्मा की बात हो रही है। संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद में इसमें के.एम. मुंशी जी नाम के व्यक्ति ने इसको राजनीतिक राजपत्री कहा है, जन्मपत्री कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। उसके बाद में एम हिदायतुल्लाह जो थे वो मुसलमानों में मुस्लिम पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर तक पहुंचे थे। तो एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि संविधान की जो मूल आत्मा है, इसे क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है।
इसको राइट डाउन करते रहिएगा और जब मैं कंप्लीट हो जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में एन पालकी वाला नाम के व्यक्ति ने, एन पालकी वाला नाम के व्यक्ति ने इसको परिचय पत्र कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र कहा है। तो इसको एक नजर से फिर से देख लीजिए। भार्गव दास ने संविधान की आत्मा कहा है तो हिदायतुल्लाह ने इसको संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने इसको अगर जन्म पत्र कहा है तो एन पालकी वाला ने इसको परिचय पत्र कहा है। तो यहाँ पर आज हम इसे टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और हम ये समझते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्ताव ने किस तरीके से अपना स्ट्रगल किया, अपनी मेहनत की और अपना जो है वो स्थान पाया। तो आप इसे विशेष ध्यान रखिए। एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगी, आपकी परीक्षाओं में सहयोगी होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं आपके एक अच्छी टॉपिक की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।